ओके सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा जो विषय है वो है कृति का भाग 2 से जॉर्ज पंचम की नाक। इससे जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर है और इसमें से जो आंतरिक प्रश्न उत्तर है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर हम आज चर्चा परिचर्चा करेंगे। ये आज का हमारा उप विषय है। ये जो अभ्यास एवं आंतरिक जो प्रश्न उत्तर होंगे उन्हीं पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। जो पहला प्रश्न देखिए, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाते हैं? बदहवासी क्या होता है? बदहवासी होता है घबराहट। अब इस प्रश्न के में हम शुरुआत में पढ़ चुके थे, मैंने आपको बताया भी था। तो क्या है इसमें कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? उनके गुलाम मानसिकता के बारे में पता चलता है। और यह भी पता चलता है कि वे आजाद होकर भी आज भी अंग्रेजों के गुलाम है। कौन है आज भी अंग्रेजों के गुलाम? जो भारतीय शासक है वो आज भी अंग्रेजों के गुलाम है। क्यों गुलाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उन्होंने अपने उस मेहमान की नाक, उन्हें इन भारतीय शासकों को अपने मेहमान की जो नाक है वो बहुत ही मूल्यवान दिखाई देती है। जिसने भारत को पूरा, जिस शासक कौन? जिस जॉर्ज पंचम ने पूरे भारत को गुलाम बनाकर रखा और पूरे भारत देशवासियों का, समस्त भारतीयों का जिस जॉर्ज पंचम ने अपमान किया, आज वही भारतीय शासक उसके मान सम्मान के लिए इतने चिंतित और बदहवासी दिखाई दे रहे हैं। वे जॉर्ज पंचम की जैसे लोगों के कारनामों को प्रकट करके अपनी नाराजगी नहीं प्रकट कर सकते। वे उन्हें अब भी उतना ही मान सम्मान देते जितना उन्हें पहले दिया जाता था। और जिन्होंने पूरे देश पर अपना अधिकार जमाए रखा, यानी कि किसने अपना अधिकार जमाए रखा? जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम के संग में जो इंग्लैंड से जो शासकगण आए थे उन्होंने। अब इस अध्याय में एक बात और स्पष्ट है इस प्रश्न उत्तर में कि अतिथि देव भव की जो परंपरा है इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक ये बात बताना चाहता है कि जो मेहमान है, अतिथि है, उसका सम्मान करना ठीक है, लेकिन अपने मान सम्मान से बढ़कर, अपने मान सम्मान की कीमत न रखकर अगर उस मेहमान का मान सम्मान करते हैं तो ये सरासर गलत है। ये सरासर गलत है। अपने मान सम्मान से तात्पर्य कि जो हमारे देश के महापुरुष हुए, चाहे गोखले जी है, चाहे तिलक जी है, चाहे नेहरू जी है, चाहे क्या नाम है, मदन मोहन मालवीय है, चाहे चंद्रशेखर आजाद है, बिस्मिल्लाह खां है, चाहे गुरुदेव रविंद्रनाथ जी है, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी है, चाहे फिर वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, ये सभी इनके मान सम्मान की तो कहीं पर किसी प्रकार की कोई कीमत ही नहीं। लेकिन सभी के सभी जो भारतीय शासक है वो अपने मान सम्मान के लिए, यानी कि उनकी नाक न कट जाए, उनका कहीं अपमान न हो जाए, उन्हें किसी प्रकार की डांट फटकार न लग जाए, उससे बचने के लिए क्या करते हैं? वो जॉर्ज पंचम के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए बड़े ही चिंतित और बदहवासी दिखाई दे रहे हैं। ये इस पहले क्वेश्चन में ये बातें बताई जाएंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, इसी से अभ्यास से, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे, किस तरह सही ठहराएंगे, किस तरह उसे आप उचित ठहराएंगे? अब जो रानी एलिजाबेथ के दर्जी थे उनके लिए एक परेशानी थी। वो परेशानी बहुत भयंकर परेशानी थी। इतनी चिंतित तो रानी एलिजाबेथ नहीं थी जितने चिंतित कौन थे?
कौन थे? उनके दर्जे। वो क्यों चिंतित थे? क्योंकि रानी जी को भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे के लिए वेशभूषा धारण करनी थी, और उसे ऐसा लगता था कि रानी अपनी आन बान शान को बनाए रखना चाहती है, और उसकी जो वेशभूषा है, उसकी वेशभूषा हर एक दौरे के लिए, हर एक देश के लिए, हर एक वातावरण के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि रानी अगर भारत आती है तो भारतीयों, भारत देश के अनुसार उसकी वेशभूषा, यहाँ के वातावरण के अनुसार उसकी वेशभूषा होनी चाहिए। अगर रानी पाकिस्तान जाती है तो पाकिस्तान के अनुसार होनी चाहिए। अगर रानी नेपाल का दौरा करती है तो नेपाल के अनुसार उसके उनके परिधान होने चाहिए, उनका पहनावा होना चाहिए। अब दर्जी के सामने जो ये परेशानी थी, ये हद से ज्यादा उसे परेशान करने वाली परेशानी थी, ज्यादा चिंतित करने वाली ये परेशानी थी। क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान जो दर्जी का था वो रानी के कपड़ों पर था, रानी की वेशभूषा पर था। और आगे इसमें बताया गया है कि रानी अपने कपड़ों को लेकर थोड़ी बहुत चिंतित थी, परेशान थी, लेकिन जो दर्जी है, दर्जी बेचारा रानी से भी ज्यादा परेशान था। उसे तो रानी की शान और वातावरण के अनुसार उसकी वेशभूषा तैयार करनी पड़ती थी। ये इस प्रश्न में ये जवाब हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अब जो तीसरा है, अति महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये तीसरा। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? अब काया पलट क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया था। काया पलट यानी कि वहां की साफ सफाई अच्छे से कर देना, पूरी की पूरी तस्वीर को बदल देना। नई दिल्ली के काया पलट के लिए सबसे पहले तो जो वहां के आसपास गंदगी के जो ढेर लगे हुए थे, सड़कों के आसपास में जो वातावरण बिल्कुल गंदा था, जहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए थे, उन गंदगी के ढेरों को दूर किया गया, वहां से हटा दिया गया। फिर जो सड़कें टूटी फूटी थी, उन सड़कों की मरम्मत की गई, उन्हें पुनः जीवित किया गया। और सड़कों के किनारों पर अगर पेड़ पौधे नहीं लगे हुए थे तो वहां पर पेड़ पौधे लगा दिए गए। जो सूखे हुए पेड़ पौधे थे उन्हें वहां से हटा दिया गया। और जो सरकारी इमारतें थी या जो पर्यटन स्थल थे, पर्यटन स्थल, उन्हें क्या किया गया? उन्हें अच्छे से उन पर रंग किया गया, उन्हें रंगा पोता गया, उन्हें अच्छे से सजाया संवारा गया। और जिस जगह पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, जहां पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, जहां पर रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर बिजली का प्रबंध किया गया। और हमेशा से जो फव्वारे बंद पड़े हुए थे, उन फव्वारों को तुरंत ही सुचारू किया गया, उन्हें तुरंत ही चलाया गया। और जिस जगह पर भीड़ भाड़ अत्यधिक दिखाई दे रही थी, वहां पर पहले तो किसी तरह से कोई पुलिस कर्मचारी नहीं था, लेकिन जब भारतीय शासकों को यह पता चला कि रानी एलिजाबेथ भारत का दौरा करने वाली है, तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध कर दिया गया। और जो तालाब थे, तालाबों में जो काई छाई हुई थी, उस काई को वहां से क्या कर दिया गया? साफ कर दिया गया, और तालाबों में साफ स्वच्छ पानी डाला गया। ये इस तीसरे क्वेश्चन का जवाब होगा। फिर चौथे प्रश्न पे आ जाइए। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इसमें 2 भाग है। क्या भाग? इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार है? आप इसका जवाब देख लीजिए क्या भाग का। जो इस तरह की जो पत्रकारिता होती है ना, ये मनोरंजन से संबंधित पत्रकारिता होती है। ये ऐसी पत्रकारिता किसके अंतर्गत आती है?
मनोरंजन पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। अब आप जैसे ये ना, ये 10th क्लास पास करोगे और 10th क्लास पास करने के बाद 11th में जो बच्चा इसमें आर्ट्स में जाएगा, तो इसमें +1 में है ना, 11th में क्या होगा, एक किताब है, पूरा पाठ्य पुस्तक है, उसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, और उसमें ये पहला ही चैप्टर है पत्रकारिता का क्या अर्थ है। जो पत्रकारिता होती है, ये अलग अलग प्रकार की पत्रकारिता होती है। मनोरंजन पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता, इस तरह से बाल पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता, वैज्ञानिक पत्रकारिता, इस तरह से ये पत्रकारिताएं अलग अलग प्रकार की होती है। 25-26 प्रकार की ये पत्रकारिताएं होती है। तो इसका जवाब जान लीजिए आप, वो बाद की बात है। इस प्रकार की जो पत्रकारिता होती है वो मनोरंजन पत्र हर देश का हर देश का जो फैशन है, अपने समय के महत्वपूर्ण नायक नायिकाओं की वेशभूषा को देखकर चलता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, प्रत्येक देश का जो फैशन होता है ना, वो किसके अनुसार चलता है, वहां के जो हीरो और हीरोइन जैसा फैशन करते हैं, वैसा ही पहनावा वहां की आम जनता करनी शुरू कर देती है। अतः मनोरंजन पत्रकारिता का जो चर्चित हस्तियों के खान पान से संबंधित, उनके पहनावे से संबंधित जो बातें होती है, वो नेचुरल बातें होती है, स्वाभाविक बातें होती हैं, और इन बातों को सीमित महत्व देना ही उनका कर्तव्य होता है। और इस तरह से ये इन्हें राष्ट्रीय समाचार पत्रों की पहली खबर बनाना ठीक नहीं है। इन्हें ये इस तरह की पत्रकारिता होती है ना, जो मनोरंजन से संबंधित पत्रकारिता होती है, ये जो समाचार पत्रों पे पहले पेज पर नहीं छपनी चाहिए। ये जहां पर मनोरंजन से संबंधित जो पृष्ठ होता है समाचार पत्र में, वहीं पर ये छपनी चाहिए। लेकिन आजकल अधिकतर अब आपने 4-5 दिन पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, अमिताभ बच्चन जी पॉजिटिव पाए गए। अब ये जो है, ये खबर न्यूज चैनलों पे हेडलाइंस में पहले नंबर पर, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जिस भी न्यूज़पेपर को आप उठाओगे उसी में ये पहले नंबर पे ये खबर। ये इतनी महत्वपूर्ण खबर नहीं है कि अमिताभ बच्चन, हाँ ठीक है, अमिताभ बच्चन जी ने भारत देश के लिए अपना योगदान दिया है, अच्छी बात है जिस भी रूप में, लेकिन जिधर ये फिल्म जगत से संबंधित जो समाचार पत्रों में जगह होती है, क्योंकि उनके लिए अलग से पेज होता है, फिल्म जगत का, अर्थव्यवस्था का अलग होता है, तो वहीं पर यह खबर छपनी चाहिए। अगले दिन फिर दोबारा एक खबर फिर आई 2 दिन बाद कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी जो थे वो भी पॉजिटिव मिली, ये खबर फिर पहले पेज पे आ गई। तो इस तरह की जो खबरें होती हैं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, इस तरह की जो खबरें होती है, जो फिल्म जगत से संबंधित जो पृष्ठ होता है समाचार पत्रों में, वहीं पर ये खबरें छपनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उनको पहले पेज पे उठाया और पहले पेज पे उन्हें छाप दिया, ये गलत है, ये सरासर गलत है। आप इस पर क्या होना चाहिए, इस तरह की खबरों पर अगर पहले पेज पे छापते हैं तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, उस पर एक सख्त नियम उसके लिए बना देना चाहिए, एक कड़ा कानून, सख्त कानून बना देना चाहिए। अब दूसरा जो इसमें भाग है, खैर भाग, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आजकल की युवा पीढ़ी पर इस तरह की जो पत्रकारिता होती है, वो आम जनता के रहन सहन और उसके तौर तरीके और उनके जो फैशन करने के जो तरीके हैं, उनको जागरूक करती है। बहुत से युवक और जो युवतियां हैं, वो पढ़ाई लिखाई से अधिक इस पर ध्यान देते हैं, फैशन पर, फैशन में रुचि लेते हैं। अब जैसे कई वर्षों पहले एक फिल्म आई थी तेरे नाम, उस तेरे नाम में सलमान खान की जो कटिंग है, सलमान खान का जो हेयर स्टाइल है, पब्लिक ने क्या करना शुरू किया, युवा पीढ़ी ने उसी तरह अपना हेयर स्टाइल रखना शुरू कर दिया। फिर कुछ साल बाद गजनी फिल्म आई,
वैसे ही पब्लिक ने रखना शुरू कर दिया। हम क्या करते हैं, हम बेड़ चाल चलते हैं, हम जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। थोड़ा सा हमें क्या होना चाहिए, थोड़ा सा हमें अलग चलना चाहिए, थोड़ा सा अलग चलना चाहिए, अलग हटकर चलना चाहिए। तो इसमें ये बातें हैं कि वे काम की बातों से अधिक किस पर ध्यान देते हैं, फैशन पर ध्यान देते हैं आज की युवा पीढ़ी। चाहे आप हो, मैं हो, कोई भी हो, सभी के सभी इसी में विशेष ध्यान देते हैं। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, अब पूरा का पूरा दिन हम किस पे लगे रहते हैं, मोबाइल पे, यूट्यूब का प्रयोग करते रहते हैं, फेसबुक का यूज करते रहते हैं, या फिर ये जो अन्य जो इसमें मोबाइल में साधन संसाधन है, इनका प्रयोग करते रहते हैं। अगर आपको थोड़ी देर के लिए खेत में काम करने के लिए बोल दिया जाए ना, आज की युवा पीढ़ी, मुझे लगता है कि आप आधा घंटा या 20 मिनट 15 मिनट या 1 घंटा लगातार काम कर लोगे, क्योंकि आपको वो आदत ही नहीं है। आप अपने आप को उसके अनुसार डालना ही नहीं चाहते, अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को, आप अपनी विचारधारा को ऐसा बनाना ही नहीं चाहते। तो ये एक व्यंग्य है, ये व्यंग्य आपकी सच्चाई को उजागर करता है। तो आज की जो ये युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को इतना विशेष महत्व इस फैशन की तरफ नहीं देना चाहिए। हाँ, ये मेरा मानना है कि फैशन होना चाहिए, समय के अनुसार होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं, हद से ज्यादा भी नहीं। उसकी एक सीमा होती है, उसका एक दायरा होता है। हमें क्या करना चाहिए, अतीत को भी नहीं छोड़ना चाहिए और भविष्य के बारे में भी चिंता करनी चाहिए और वर्तमान को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। ऐसा हमारा फैशन होना चाहिए। अब अतीत के बारे में अगर थोड़ा सा सवाल करें ना, अतीत के बारे में, आजकल आपको है ना अपने हरियाणा की वेशभूषा के बारे में, मुझे लगता है कि जितने भी अभी इस कक्षा में जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी है, अगर किसी से कोई सवाल किया जाए ना हरियाणा की वेशभूषा के बारे में, अब कुछ पूछा जाए, तो मुझे लगता कि आप में से कोई बता पाएगा। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें समय अनुसार अपने आप को डाल लेना चाहिए, लेकिन अतीत को बिल्कुल ही त्याग कर नहीं। भविष्य के बारे में भी चिंतित होना चाहिए और अतीत की स्मृतियों को, अतीत की यादों को, अतीत को भी हमें साथ में लेकर चलना चाहिए। तो ये इसका जवाब है। कुछ मैंने इसमें बातें अपनी तरफ से भी जोड़ दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 16 निकाल लीजिए, अगला पेज निकाल लीजिए। 5वां क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम के लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने बहुत सारे प्रयास किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने की कोशिश की जिससे वह मूर्ति बनी थी, और इसके लिए उसने सभी सरकारी दफ्तरों में गए, वहां पर सरकारी फाइलें ढूंढवाई, यानी कि छानबीन की सरकारी फाइलों की, और फिर भारत के सभी पहाड़ों पत्थरों की खानों का दौरा किया, और फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का अच्छे से निरीक्षण जांच पड़ताल की उसने। लेकिन अंत में उसने क्या किया, एक जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा देने की सलाह दी। ये कोशिश उसने, मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने की ये कोशिश उन्होंने की। तो कहने का तात्पर्य क्या था कि वो इस समस्या को ज्यों का त्यों बनाना चाहते थे, ज्यों का त्यों रखना चाहते थे। वो इस समस्या का निराकरण करने की उन्होंने कोशिश ही नहीं की। रियलिटी तो ये है, अगर कोशिश करते ऐसा हो सकता है कि भारत देश में पत्थर ना मिले, विदेशों में बाहर से पत्थर जाते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। और एक अपने इसमें देसी एक कहावत नहीं है कि जुगाड़ से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या रानी एलिजाबेथ ये देखती कि ये जिस पत्थर से ये मूर्ति बनी हुई है, जिस पत्थर से ये मूर्ति बनी हुई है, नाक भी जो नाक है जॉर्ज पंचम की वही है, क्या वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर के बिल्कुल ही नजदीक जाके उसकी जांच पड़ताल करते? ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी हस्तियां होती है, ये दूर से ही सलाम कर लेते हैं। आगे देखिए, अब छठा क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर
करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। इस पंक्ति का अर्थ बताना है इसमें, समझ आई? सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताकना का क्या अर्थ होता है? देखना। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर बताइए। सबसे पहले जो शुरुआत में पहले ही पेज पे जो कथन आया था वो क्या था? शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। दूसरा, जब जो सैनिक थे वो सैनिक जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति जिस जगह थी वहां पर वो घूम रहे थे, गश्त लगा रहे थे, और लेकिन लेकिन उन सैनिकों के गश्त लगाते हुए भी जो मूर्ति की नाक वहां से चली गई। ये करारा व्यंग्य है। तीसरा, सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी, यानी कि जॉर्ज पंचम को की मूर्ति पर अगर नाक लग जाती है तो हमारा भी मान सम्मान बरकरार रहेगा, अगर उनकी मूर्ति पर नाक नहीं है तो हमें भी अपमान झेलना पड़ेगा। फिर इस तरह से और भी कटाक्ष व्यंग्य इसमें कि एक की नजर ने दूसरे से कहा, एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, यानी कि जो सरकारी शासक थे ना, जो सरकारी कर्मचारी, वो किस पर एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से ना निभाकर एक दूसरे पर उसे डाल रहे थे। फिर पुरातत्व विभाग की फाइलों को अच्छे से उनके चीरफाड़ की गई, ये भी एक करारा व्यंग्य है, लेकिन उसमें से भी कुछ भी नहीं मिला। एक्चुअल में क्या होता है, हकीकत में क्या होता है, जो कुछ भी जिस भी जगह जिस भी चीज का निर्माण होता है, जो भी मूर्ति स्थापित की जाती है, पहले तो उसे इतिहास में उसकी एक पूरी की पूरी प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उसके लिए एक पूरी प्रोजेक्ट फाइल तैयार की जाती है, और उसके बाद वो मूर्ति जिस जगह स्थापित करनी है, जिधर जो भी काम शुरू करना है, वो किया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है, हर एक चीज का पूरा रिकॉर्ड होता है। लेकिन अधिकतर क्या होता है, सरकार आजकल भ्रष्टाचार चारों ओर फैला हुआ है, फाइलों को जला दिया जाता है, फाइलों को गायब कर दिया जाता है। इस तरह के जो ये करारे व्यंग्य इस क्वेश्चन के आंसर में आएंगे। सातवां जो क्वेश्चन है, सातवां प्रश्न देखिए, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। द्योतक क्या होता है? द्योतक होता है परिचायक, उसके बारे में सूचक। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, आप इसका जवाब सुन लीजिए। अब इस पाठ में जो नाक है वो मान सम्मान और प्रतिष्ठा का परिचायक है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक है और उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आजाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को आज भी स्वीकार किया जा रहा है। अब आगे इसमें देख लीजिए कि जब रानी एलिजाबेथ भारत का दौरा करने वाली थी, तो उस समय जो सरकारी अधिकारी थे उनके चेहरे पर चिंता थी, उनके चेहरे पर बदहवासी दिखाई दे रही थी। लेकिन जो जॉर्ज पंचम है, जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से किसी तरह से कोई प्रेम नहीं था, उनकी आस्था पूरी तरह से विदेशी थी। यहाँ तक कि उनकी मूर्ति पर जो पत्थर लगा हुआ था वो भी एक विदेशी था, और फिर भी उनके मान सम्मान में हम भारतीय क्या कर रहे थे, पूरी ताकत झोंक रहे थे। लेकिन हम अपने जो नेता थे, भारतीय जो नेता थे या जो बलिदानी बच्चे थे, उनके मान सम्मान में हम कहीं पर भी कुछ भी उनका मान सम्मान नहीं करते हैं। उनकी जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से नीचे थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से जॉर्ज पंचम की जो नाक थी वो नीची थी। इसके बावजूद भी सरकारी अधिकारी उसकी नाक बचाने में लगे रहे और लाखों करोड़ों रुपया उस पर बेवजह ही बर्बाद कर दिया। तो ये इसमें आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय शासकों ने
भारतीय जनता के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई है। भारतीय शासकों ने, जो भारतीय शासक थे, भारतीय जो सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने आम जनता को, आम भारतीय जनता को क्या, उनके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई। कैसे ठेस पहुंचाई? जॉर्ज पंचम का मान सम्मान करके, रानी एलिजाबेथ का मान सम्मान करके। अब आगे जो कहता है, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करते हैं? अब जॉर्ज पंचम की नाक सभी भारतीय नेता और बलिदानी बच्चों से बिल्कुल ही छोटी थी, क्योंकि इन बच्चों ने, इन बलिदानी बच्चों ने, इन भारतीय नेताओं ने देश को आजाद कराने के लिए अपना अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था। और इस तरह से हर एक कोने में, हर एक जगह पर, हर एक क्षेत्र में, भारत देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है कि जिसने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया, उसका मान सम्मान न करते हो। आज भी उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, आज भी उनका मान सम्मान किया जाता है। यह बताना लेखक का लक्ष्य था इस पाठ के माध्यम से। भारत में आजादी के लिए लड़ने वाले बलिदानी बच्चों का मान सम्मान जॉर्ज पंचम से अधिक था। चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू हो, सुभाष जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, ये सभी के सभी जॉर्ज पंचम से कहीं ना कहीं अधिक मान सम्मान प्राप्त करते हैं। यही लेखक था इस पाठ के माध्यम से। तो अब ये दो जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसमें से और भी पहले बता चुके थे। अंतिम क्वेश्चन को देख लीजिए आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में न तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, अंतिम जो पंक्तियां पढ़ी थी हमने अध्याय में, न कोई सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, न ही किसी नेता ने कोई रिबन काटा, कोई किसी तरह का उद्घाटन किया, न ही कहीं पर कोई सार्वजनिक सभा हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। क्यों चुप रहना पड़ा, ये सवाल है। क्योंकि भारतीय शासकों ने भारतीय जनता को क्या किया था? उनके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। भारतीय महापुरुषों का, बलिदानी बच्चों का, भारतीय बलिदानी बच्चों का मान सम्मान न करके उन्होंने जॉर्ज पंचम और रानी एलिजाबेथ का वेलकम किया, उनका अभिनंदन किया। इस तरह से उन्होंने इस चीजों का, उन दोनों का विरोध करने के लिए किसी भी, कहीं पर कोई मान सम्मान नहीं हुआ, कहीं कोई सभा नहीं हुई, कहीं कोई उद्घाटन नहीं हुआ, कहीं कोई हवाई अड्डे स्टेशन पर कोई किसी को लेने के लिए नहीं गया। ये बात आएंगी इसमें। अब एक क्वेश्चन है आंतरिक, इंटरनल क्वेश्चन देखिए। यदि इसमें इंटरनल क्वेश्चन देखिए कि अपना सम्मान अधिक महत्वपूर्ण होता है या मेहमान का? ये अपना सम्मान अधिक महत्वपूर्ण होता है या मेहमान का? कौन से ऐसे कारण होते हैं जो सरकार को, सरकारी कर्मचारियों को क्या करते हैं, उनके चेहरों पर घबराहट या चिंता उनके चेहरे पर दिखाई देती है? अब जॉर्ज पंचम की नाक में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने की चर्चा के बारे में बताया, उनकी चर्चा की गई। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है, उससे उनकी गुलाम मानसिकता का पता चलता है। और वे आजाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम है। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। ये बार बार ये पंक्तियां दोहराई जा रही है। दूसरी बात, इसमें सरकारी कर्मचारियों पर है, अतिथि देव भव की जो बात है वो आएगी। अब इसमें और भी क्वेश्चन है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, कि मूर्तिकार को बिहार के सहित बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी क्यों लगी? मूर्तिकार ने एहसास किया, उन्होंने अनुभव किया कि भारत के मान सम्मान के मामले में बिहार के जो शहीद बच्चे हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है। उनके बलिदान का मूल्य जॉर्ज पंचम के मान सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण है। जॉर्ज पंचम ने देश को गुलाम बनाया, जबकि उन बच्चों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम किया।
इसलिए बिहार के जो शहीद बच्चे हैं वो जॉर्ज पंचम की नाक से उनका मान सम्मान अधिक है। चलिए एक क्वेश्चन अगर पूछे, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन, फिर कभी टाइम मिलेगा तो इस अध्याय पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। चलिए पूछिए आप, अगर किसी को कुछ पूछना है।